हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए इन्वायरमेंट पर्यावरण के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। सही आंसर क्या होगा? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जामनगर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जामनगर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आयोडीन के। इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिवर, नदी। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1974 में। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1974 में। इसके अलावा आपको 2 पॉइंट और याद रखना है। 1988 में संशोधित किया गया था, 1988 में, और पहले यह जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था। जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था पहले, लेकिन वर्तमान में पूरे देश में लागू है। पूरे देश में लागू है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सतत विकास से। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सतत विकास से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, SDG। दूसरी तरफ इसका संबंध किससे है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है, इसका संबंध है असमानताओं में कमी। तो एक आपका तीसरा हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, तीसरा। बी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 13। इसका संबंध किससे है? जलवायु क्रिया से, तो बी का पहला हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा पहला। सी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। इसका संबंध है पानी के नीचे का जीवन, तो सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा। डी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15। इसका संबंध है जमीन पर जीवन, तो डी का दूसरा। सही आंसर क्या होगा? 3142। कौन से ऑप्शन में है? 3142 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। अगर आपका BOD ज़्यादा है, BOD ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यह जल के संक्रमित होने को दर्शाता है, संक्रमित होने को दर्शाता है। छोटे से मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूं तो दिक्कत होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्राकृतिक वास का विनाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा, फरीदाबाद में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो जो आपका कीटनाशक है, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ऑप्शन बी आपका पूछ क्या रहा है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है, कीटनाशक। कीटनाशक आपका है
नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू में आपका आ जाता है नेशनल पार्क, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आपका मरीन रिजर्व, ये आपका किस में आता है? इन सीटू में आता है। और एक सीटू में कौन कौन सा आता है? तो एक सीटू में आपका आता है जू हुआ, बोटानिकल गार्डन हो गया, सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, ये सब किस में आता है? ये सब आता है आपका एक्स सीटू में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है, तो एजोला। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एजोला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो समताप मंडल में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? समताप मंडल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? देखो क्वेश्चन पुराना है तो हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं करना, मतलब इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीपीसीएस में एज ए करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 आया था, इसमें टॉप 3 में कोई नहीं था। टॉप 3 में कोई नहीं था। चौथे स्थान पे डेनमार्क था, 5वें स्थान पे एस्टोनिया था, 6ठे स्थान पे फिलीपींस था। भारत की रैंक थी, भारत कौन से रैंक पे था? तो भारत का रैंक था 7th, भारत 7वें स्थान पे था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत 7वें स्थान पे था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में, और भारत का स्कोर कितना था? 70.25%। ये याद रखना है आपको। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में भारत की रैंक थी 37। रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रीन हाउस गैस एमिशन में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत की रैंक है 9th। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भारत की रैंक है 9th। और एनर्जी यूज में कितना है? 10th है। एनर्जी यूज में कितना रैंक है भारत का? भारत का रैंक है 10th। और क्लाइमेट पॉलिसी में भी भारत की रैंक कितनी है? 10th है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सऊदी अरब की रैंक कितनी है? 67। और यूएई जो कि मेज़बान देश था, यूएई की रैंक है 65। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अंतरिक्ष अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। और जो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वालिटी, ये आपका कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है? तो ये आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में आता है। जीरो हंगर, ये आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में, पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। जीरो हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में क्या है? जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता है, और अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, ये आपका किस में है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण क्या बता रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है यहाँ पे। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए सही है, ए सत्य है और आर गलत है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? तो कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। 2 फरवरी विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। और 2024 की थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है। थीम है इसकी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर में। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है आपका? वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो पहला आपका जो है सही है। सेकंड क्या है? वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो सेकंड गलत है। अच्छा, एक गलत क्यों है कि जो वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही उत्तर का चुनाव करना है तो ऑप्शन ए ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो इसे हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो किशनपुर था ये आपका 1972 में, 1972। चंबल जो था 1979। रायपुर में कोई नहीं है ऐसा वन्यजीव अभयारण्य। जो कतरनिया घाट है ये आपका था 1975 में। लेकिन घटना चक्र में 1976 बताया हुआ है, 1976। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोला था, ऑफिशियल वेबसाइट कतरनिया घाट का, वहाँ 1975 मेंशन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 1986। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना है आपको। जो आपका कतरनिया घाट है इसे 2008 में टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया था, घोषित किया गया था। 2008 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन एक क्या है? तो जो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो लोकटक, मणिपुर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है खैर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा वाटर वेपर, जल वाष्प, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, आर्गन नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, मैं ऑप्शन सी में लिख दे रहा हूँ कि यही सही आंसर होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ से 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। 1993 में इसका सेकंड फेज आया था। 1993 में सेकंड फेज आया था, कुछ एक्सटेंड किया गया था प्रोग्राम को। इसके अलावा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ये आपका कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय नदी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? NRCP। ये कब शुरू किया गया था? 1995 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओजोन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अलावा आपका अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना, USA, चीन हो गया, मैक्सिको हो गया, और भी देश है, मैक्सिको हो गया। और इंडिया में वेस्ट बंगाल में, और पाकिस्तान में भी मिलता है। लेकिन जो सही आंसर होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अगर चूज करना पड़े तो बांग्लादेश आपका सही होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोचीन। और विश्व का भी है, पहला है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में कितना इंक्रीज हुआ है? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में कितने का इंक्रीज हुआ है? 2261 स्क्वायर किलोमीटर, 2261 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट कौन सा है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर तो आपका है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद है अरुणाचल के बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। अरुणाचल के बाद छत्तीसगढ़। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए
तो सबसे ज़्यादा मिजोरम, परसेंटेज वाइज मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल के बाद है मेघालय, मेघालय, फिर मणिपुर, मणिपुर और फिर नागालैंड। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कारण क्या है? लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे आपका दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 16 सितंबर को, और 2023 में ये आपका 29वां था। ये भी याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। 29वां था 2023 में। और थीम क्या थी? 2023 की थीम क्या थी? तो थीम आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख सकता, छोटा सा स्क्रीन है, मैं बोल दे रहा हूँ। ओजोन डे 2023 की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो पहला आपका यहाँ पे सही है। सेकंड क्या है? प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो सेकंड भी सही है। तो पूछ क्या रहा है? पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 तथा 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। सही आंसर क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कब हुआ था? 1997 कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997। और जो एक क्रेडिट कितने के बराबर होता है? एक क्रेडिट जो होता है आपका, ये कितने के बराबर होता है? तो 1 टन CO2 के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। जो एक क्रेडिट होता है 1 टन CO2 के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है, उत्सर्जन की अनुमति देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। और कारण क्या है? मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ए गलत है, ए गलत है और आर जो है क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या आपका? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा। ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? तो इसका अभिप्राय है 2050 तक वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 2050 तक वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग, को 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित रखना है, वृद्धि तक सीमित रखना है, सीमित रखना है। तो आपका पहला गलत हो गया। सेकंड क्या है? इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। क्या अभिप्राय है? किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति
क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो हाँ, सेकेंड आपका सही है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ओनली 2 ऑप्शन बी में है। तो केवल सेकेंड आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूलकण, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ है जैवमंडल, दूसरी तरफ कहाँ पे है, तो सिमलीपाल आपका है उड़ीसा में, तो ए का आपका चौथा हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा। नंदा देवी उत्तराखंड, सी का पहला। नौकड़िक मेघालय, आपका डी का दूसरा। 4312 कौन से ऑप्शन में है, 4312 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो सही आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है कह रहे तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धुआं, स्मोक। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है, तो स्मोक, धुआं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो ये तो हो चुका है 1986 में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। सिंपली आपसे यही पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2019 में। और इसका लक्ष्य क्या है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो 2017 की तुलना में, 2017 की तुलना में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं और सपोर्ट करें, तुलना में 2024 तक PM10 पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, PM10 और PM2.5 की सांद्रताओं कॉन्सेंट्रेशन में 20 से 30% तक कटौती करना है, 20 से 30% तक कटौती करना है। ठीक है, छोटे से मोबाइल में दिक्कत होती है लिखने में, तो आप लोग समझ सकते हो इसे। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजनीति एवं विकास। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।